2026 शुरू हुए भी 15 दिन भी नहीं हुए और इन वाले चर्चा की बात पूरी होती हुई नजर आ रही है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। चाहे 2026 में दुनिया खत्म हो जाए, और ये मैं किसी क्लिक बेट के लिए नहीं कह रहा। जिस स्पीड और रेकलेसनेस के साथ डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन ले रहे हैं, 2026 तक बच पाना शायद एक मुआवजा ही होगा। सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर प्रेसिडेंट मदुरो को किडनैप किया। इंटरनेशनल लॉ, रूल बेस्ड ऑर्डर सब कुछ हवा में उड़ा दिया गया। और फिर जब दूसरी तरफ ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं, तो अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होती है कि अगर ईरान में प्रोटेस्ट बढ़े तो यूएस वहां पर भी मिलिट्री एक्शन करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब ये सारे प्रोटेस्ट ईरान में होते हैं तो ये एक डेमोक्रेसी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका के अपने शहरों में प्रोटेस्ट होते हैं आइस की ब्रुटैलिटी के खिलाफ, एप्स्टीन फाइल को एक्सपोज करने के लिए, तो अचानक से ये सब कुछ नेशनल थ्रेड बन जाता है। लोग पूछ रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल पूरी क्यों नहीं खोली गई और डोनाल्ड ट्रंप क्या छुपा रहे हैं। और जब सवाल ज्यादा हो जाते हैं तो फिर एक पुराना टेस्टेड फार्मूला अपनाया जाता है, यानी कि लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। अगला टारगेट यानी कि ग्रीनलैंड। पहले ग्रीनलैंड को खरीदने की बात एक मजाक लगती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीनलैंड पर अपना टोन काफी एग्रेसिव कर दिया है, और ट्रंप ने तो यहाँ तक बोला है कि वो मिलिट्री एक्शन करेगा। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला और ईरान के लिए अब इंपीरियलिज्म तो समझ में आता है, लेकिन एक नेटो एलाई, एक साथी मुल्क, और फिर उस साथी मुल्क को अपनी ही फौज से डराना, क्या ये अमेरिका अपने ही मुल्क पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा? अब ग्रीनलैंड की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी कहानी शुरू होती है 2007 में। जगह है आर्टिक ओशन, दुनिया का वो समंदर जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है। दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी सबमरीन इसके फ्लोर तक नहीं पहुंची, और फिर रशिया फैसला करता है कि वो सबसे पहला होगा जिसकी सबमरीन आर्टिक ओशन के फ्लोर तक जाएगी। और फिर वो दिन आता है जब सबमरीन 14,000 फीट नीचे आर्टिक ओशन के फ्लोर पर जाती है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक सेकंड के लिए तो लगता है कि सबमरीन कोला के कैन की तरफ क्रश हो जाएगी। लेकिन फिर सबमरीन में से एक रोबोटिक आर्म निकलती है और टाइटेनियम का बना हुआ रशिया का झंडा गाड़ देती है। अब सबमरीन में मौजूद कौन था? सबमरीन में मौजूद था रशिया का पॉलिटिशियन आर्थर चिनिगोरोव, जो कि कहते हैं कि अगर 100 साल बाद भी अगर कोई आर्टिक ओशन के फ्लोर तक जाएगा तो रशिया की मौजूदगी वहां पर पाएगा। जैसे ही ये न्यूज वायरल हो गया तो कनाडा का फॉरेन मिनिस्टर भड़क उठते हैं। वो बोलते हैं कि ये कोई 15वीं सदी नहीं है कि कोई भी आएगा, अपना झंडा लगाएगा और जमीन क्लेम करके ले जाएगा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि कनाडा को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि उस टाइम पे कनाडा अकेला नहीं था। चाइना भी मैदान में आता है और बोलता है कि आर्टिक ओशन पर उसका हक है। लोग इस बात पर हंस देते हैं और बोलते हैं कि चाइना का तो बॉर्डर भी नहीं लगता, तो चाइना किस हिसाब से क्लेम कर रहा है। यही सब कुछ होते हुए दूर बैठा एक और मुल्क देख रहा था, और वो था अमेरिका। तो फिर अमेरिका ने भी सोचा कि बहती गंगा में वो भी हाथ धोएगा। उसने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि वो सिर्फ आर्टिक ओशन को नहीं बल्कि ग्रीनलैंड को भी बॉय करना चाहती है। आज अमेरिका हिपोक्रेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल पर खड़ा है। कैसे? मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर साबित करके देता हूँ। ट्रम्प का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेगा तो कोई और यानी कि रशिया या फिर चाइना कर लेगा। सेम वही बात जो पुतिन सालों से यूक्रेन के लिए करते आए हैं कि यूक्रेन पर रशिया का कब्जा बहुत जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उस टाइम पर अमेरिका कहता है कि ये इंटरनेशनल लॉ, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खिलाफ है। जबकि आज ट्रंप खुद पुतिन वाले मॉडल को कॉपी करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं प्योर हिपोक्रेसी। 12 जनवरी 2026 को अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसे ग्रीनलैंड एनेक्सेशन बिल कहते हैं, जिसको कांग्रेस के एक मैन रैंडी फायर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इस बिल का नाम रखा जाता है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटमेंट एक्ट। इस बिल का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप को पावर मिल जाए और वो ग्रीनलैंड को एनेक्स कर सके बिना किसी से पूछे। यानी कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप पर यह इल्जाम और सवाल उठने शुरू हो गए थे कि उन्होंने कांग्रेस से परमिशन लेकर अप्रूवल क्यों नहीं लिया। अब इस बिल के जरिए जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है वो खुद को एक लीगल कवर बनाने या देने की कोशिश कर रही। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इंटरनल अफेयर, सेल्फ गवर्निंग, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी आज भी डेनमार्क के हाथ में है। जहां पर ग्रीनलैंड ये साफ बोल चुका है कि वो अमेरिकन एलाय है, लेकिन वो किसी भी सूरत में यूएस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और डेनमार्क ने भी ये स्टेटमेंट देते हुए बोला है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। और उन्होंने ट्रंप की बोर्ड वाली बात का जवाब देते हुए भी ये बोला है कि ठीक है, 100 साल पहले अमेरिकन ग्रीनलैंड में जरूर आए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रीनलैंड उनका हो गया। अब यहीं से डोनाल्ड ट्रंप मजीद फंस जाते हैं, क्योंकि डेनमार्क एक नेटो मेंबर है। अब ग्रीनलैंड कोई साउथ अमेरिका तो है नहीं जहां पर रिजीम चेंज करवाई जा सके, क्योंकि डेनमार्क खुद भी नेटो का हिस्सा है। और अगर ग्रीनलैंड पर अटैक होता है तो नेटो के रूल के मुताबिक सब मेंबर्स को, नेटो के जो जितने भी मेंबर हैं उन सबको मिलकर
डेनमार्क का साथ देना होगा। और अमेरिका के लिए यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो खुद भी नेटो का हिस्सा है। और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करता है तो नेटो के अंदर ही सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और वो सारे एलाइंस टूट जाएंगे जो किसी जमाने में यूएसएसआर के खिलाफ बने थे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर इन सबको ग्रीनलैंड ही क्यों चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक्शन फाइल से बचने के लिए ग्रीनलैंड का दोबारा से मुद्दा उठाना एक डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर असली गेम 3 चीजों का है। पहला है शिपिंग रूट। जैसे जैसे आर्टिक आइस मेल्ट हो रही है, नए शिपिंग रूट्स सामने आ रहे हैं। ये न सिर्फ सुएज कैनाल का अल्टरनेटिव है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड में अरबों डॉलर्स का मुनाफा भी लाएंगे। कोल्ड वॉर हो या आज का दौर, जीयूआई के गैप की अहमियत कभी कम नहीं हुई है। ये वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से रशिया सबमरीन को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वो अटलांटिक ओशन में खामोशी से दाखिल ना हो सके। ऑयल, गैस और गोल्ड तो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन आज की असली दौलत है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिन पर पूरी बिग टेक इंडस्ट्री चलती है। और फिक्र की बात यह है कि चाइना इन पर ऑलरेडी अपनी मोनोपोली बना चुका है। अब ग्रीनलैंड को लेकर इन तीनों मुल्कों की जो आपस में जंग है और बहसबाजी चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से चल रही है, और वो है लोमोरोसोव रिज, एक ऐसी अंडरवाटर पहाड़ी जो कि 1800 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिस पर अब कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। रशिया कहता है कि मेरी है, डेनमार्क ग्रीनलैंड के सहारे अपना हक जताता है, और कनाडा कहता है कि ये उनके बॉर्डर तक आती है। यूएन का रिएक्शन साफ होता है। यूएन का कहना है कि सेल्फ एविडेंस लाओ और बैठकर फैसला करो। लेकिन रियलिटी सब जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में फैसले बैठकर नहीं बल्कि हमेशा ताकत से होते हैं। रशिया ने खामोशी से आर्कटिक को अपना बैकयार्ड बना दिया है। पुराने जमाने के 50 मिलिट्री बेसिस फिर से खोले जा चुके हैं। 2025 तक रशिया अपना कॉम्बैट आइस ब्रेकर भी उतार देगा। लेकिन रशिया अकेला नहीं है। चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। वो ग्रीनलैंड की माइनिंग में बाहरी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका विजन क्लियर है, पोलर सिल्क रोड। अमेरिका जो कई सालों से सो रहा था, लेकिन अब पैनिक मोड में आ चुका है। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो लाइंस बोली थी। Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said certainly strategically it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपने ही अलायंस को धोखा देने लगा तो यूरोप के पास रशिया और चाइना की तरफ झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इंडिया और पाकिस्तान के लिए यह सबसे डेंजरस फेस है। अब हमें फैसला करना होगा, या तो हम अपने इकोनॉमी पर फोकस करें या फिर इन सब इनसिक्योरिटी के चलते अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते रहें। 2026 एक टर्निंग पॉइंट है जहां पर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ किताब का चैप्टर बनकर रह जाएगा, क्योंकि रियलिटी में माइट इज राइट का कानून ही चलेगा। और फिर जब यह सब कुछ होगा तब हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा।